नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में ज़्यादातर जो साइंस के सवाल है वो एनसीईआरटी 10th बुक से डायरेक्टली टॉपिक के जो लाइन से आ रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर है, इससे पहले वीडियो डाला था किस टाइप से एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में साइंस के ऐसे 3 चैप्टर हैं जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो नहीं देखते हैं, और वो चैप्टर सबसे इजी चैप्टर हैं, उसमें हर कोई उनको याद रख सकता है, समझ सकता है। तो साइंस के 3 ऐसे चैप्टर ग्रुप डी में प्रत्येक शिफ्ट में 3 सवाल इन 3 चैप्टर से आ रहे हैं। ये 3 चैप्टर इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस कंसेप्ट सहित जो एनसीईआरटी की बुक है वो देखने वाले हैं। तो ये 3 चैप्टर हैं, जो चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 15 पर्यावरण है, और चैप्टर नंबर 14 है ऊर्जा के स्रोत। और इन तीनों चैप्टर से प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल एक चैप्टर से ज़रूर पूछा जा रहा है, और काफ़ी सवाल है वो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है उनमें से ही बने हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इन तीनों चैप्टर के टोटल 60 सवाल इस वीडियो में, साथ ही साथ इन तीनों चैप्टर के यहाँ पर कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बुक से मैंने डायरेक्टली इंपॉर्टेंट जो लाइन थी और जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं ग्रुप डी में, वो सारा इस वीडियो में कवर होने वाला है। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो शुरुआत करते हैं अध्याय 16 की एनसीईआरटी क्लास 10th का, और ये जैसे ही इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो जाएंगे अध्याय 16 के, उसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इनके कुछ 22 से 23 सवाल पूछे गए हैं, मतलब उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में वो सवाल है वो भी देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी का आने वाले फेजेज में शेड्यूल हुआ है एग्जाम, उन कैंडिडेट के लिए आज लास्ट डील है वीकेंड ऑफर, जो आज 28 अगस्त को आपको इस डील के तहत 12 की बजाय 14 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी, 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, साथ ही साथ यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, और लाखों कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो एग्जाम में भी लाखों कैंडिडेट फॉर्म डालते हैं, एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम से माहौल, एग्जाम से पहले आपको रैंक वगैरह पता चल जाते हैं उन लाखों कैंडिडेट में आपकी क्या रैंक आ रही है, तो आपका एक तरीके से मोटिवेशनल बूस्टअप मिलता है। और ये सभी मॉक टेस्ट जो रहते हैं सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है। जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक नहीं लगा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कीजिए ग्रुप डी की। ग्रुप डी होने के बाद जैसे कि 14 मंथ की पास है, 14 मंथ वैलिडिटी में सारे एग्जाम जितने भी आपके स्टेट हैं, सेंट्रल है, बैंकिंग है, एसएससी है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसी पास में आपको बाद में भी ऐसे मिलने वाला है। अब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन चैप्टर 16 शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, और ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये वाक्य महाउपनिषद में अर्थवेद से लिया गया है। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पर गंगा सफाई योजना, इसी में प्राकृतिक संसाधन में देखने को मिलती है, और गंगा सफाई योजना से एक सवाल भी आ चुका है, कोलीफॉर्म जीवाणु वाला सवाल आ चुका है, नमामि गंगे कार्यक्रम का ये भी आ चुका है। तो ये सभी इसी चैप्टर से सवाल आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो डायरेक्टली जीके के नहीं, ये एक तरीके से साइंस के सवाल है। गंगा सफाई योजना 1985 में, और नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में। अब गंगा प्रदूषण में कोलीफॉर्म जीवाणु उत्तरदायी हैं, जो मानव की आंत्र में पाया जाता है। ये सेम सवाल आपकी ग्रुप डी में आ चुका है कि गंगा प्रदूषण में जो कोलीफॉर्म जीवाणु हैं वो कहाँ से और ये जो सवाल पूछा गया ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में है, तो इस चैप्टर का सवाल नंबर 4 देखेंगे। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है, ये आपकी ग्रुप डी में आ चुका कारण है जल में अधजली लाशों को प्रवाहित करना, क्योंकि मानव के आंत्र में जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया रहता है, और मानव की लाश जब जल में जाती है, गंगा नदी के पानी में जाती है, तो वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है उस पानी में आ जाता है। यही कारण है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट बात करूं नमामि गंगे कार्यक्रम की, जून 2014 में ये प्रदूषण संरक्षण राष्ट्रीय गंगा नदी के कायाकल्प के प्रभावी न्यूनीकरण के 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई है। और बात करूं इसके बाद स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है, ये शुरुआत स्थापित हुई है अक्टूबर 2016। राष्ट्रीय मिशन गंगा के लिए ही है, ये स्वच्छ गंगा के लिए आपको पूछ लें, राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है वो किसके लिए है, स्वच्छ गंगा के लिए, अक्टूबर 2016 में। नेक्स्ट बात करूं इसमें आपको अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जल का पीएच, अब जल कोई प्रदूषित है, अम्लीय है, क्षारीय है, वो पीएच किससे मापेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर रहता है, इससे मापकर उसका प्रदूषण जांचा जाता है। और 5 प्रकार के जो आर हैं ये सवाल भी आ चुका है
तो ये सवाल भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेंगे। वे 3 आर कौन से हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधनों को लंबी अवधि तक संरक्षित बनाए रखने में सहायक होंगे। सेम सवाल आया था। वैसे ये 5 आर हैं, इनमें से 3 आपको बताने हैं। रिड्यूस है, रिसाइकल है और रीयूज है। तो 5 आर में 3 आर ये हैं। रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, कोई भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अनावश्यक उपयोग न करना। पुनर्चक्रण है, उनको वापस नई उसी चीज़ों का प्रयोग करते हुए नई साइकिलिंग के द्वारा पुनः बना देना। पुनः उपयोग करना, फेंकना नई चीज़ों को, ये 3 प्रमुख आर हो जाएंगी। वैसे 5 में रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल है। इसको थोड़ा और देख तो ये आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा है। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 आर आपको प्रयोग करने हैं। इनकार कर देना, प्लास्टिक वगैरह को नहीं यूज़ लेना है। इनकार करना, रिफ्यूज़ करना। रिड्यूस कम उपयोग करना, फालतू का उपयोग न करके वस्तुएं आप ज़्यादा उपयोग करेंगे, जो आवश्यक है उन्हीं का उपयोग करना। और पुनः उपयोग करते रहना है। जैसे कि कोई बोतल लेके आ गए आप, तो उसको दोबारा रिफिल करिएगा, काम में लीजिएगा। रीपर्पज़, पुनः प्रयोजन करना। जैसे कोई आप ऐसे डिब्बा लेके आ गए, तो उसको डिब्बे का उपयोग दूसरा था, उसमें मान लें अचार आया था, तो आप उसका पुनः प्रयोजन करके उसमें अलग अलग वस्तुएं डाल सकते हो। रिसाइकल कर देना, दोबारा उस वस्तु से दूसरी वस्तु, नई वस्तु बनाना। तो ये सभी 5 आर में आप कहेंगे रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ, वन है। जो वन के बारे में आपकी पर्यावरण प्रबंधन में जैव विविधता के ये विशिष्ट स्थल रहते हैं वन। और जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या है। जैव विविधता मतलब क्या हुआ, एक क्षेत्र में कितने प्रकार की स्पीसीज हैं, कितने प्रकार के आपके जीवाणु हैं, कवक है, फन है, पादप है, जीव जंतु हैं, सभी एक दूसरे पर जो पारितंत्र रहता है डिपेंड रहते हैं। वही अलग अलग जीवों के, यानी बहुत सारे जीव, वो जैव विविधता हो जाएगी और एक दूसरे पर डिपेंड है। पूरे पर्यावरण के लिए ये जैव विविधता है, लाभदायक रहती है। प्रयोगों और वस्तु स्थिति से अध्ययन में पता चला है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिकी स्थायित्व भी नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो स्वच्छ वायु नहीं मिलेंगी। तो ये सारे आपको जैव विविधता बनाए रखनी है। अब नेक्स्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा कि जैव विविधता में आपको बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे इसका संरक्षित करना आवश्यक है दुरुपयोग को। जैसे तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने, ना कि पेड़ काट लेने हैं तेंदू पूरा। और ये सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने लाइन को लिया, ग्रुप डी में आ चुका है कि बीड़ी किससे बनाई जाती है, तेंदू के पत्ते से, सभी को पता होगा। अब बात करते हैं वन संरक्षण, जिसमें से जो विश्नोई वाला समाज का सवाल आ चुका है, अमृता देवी विश्नोई का भी सवाल आ चुका है। तो वन संरक्षण में राजस्थान की विश्नोई समाज के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग है। भारत सरकार जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी देती है। अमृता देवी, सवाल आया था किस राज्य से बिलोंग करती हैं और उनका क्या योगदान रहा है, तो ये राज्य राजस्थान से, और इन्होंने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये पुरस्कार इसी की स्मृति में, अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। तो ये बात कब की है, घटना कब की है, तो 1730 में राजस्थान के जोधपुर के पास जो खेजड़ी गांव है, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था इन्होंने। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन भी वन संरक्षण से संबंधित है। ये हुआ है दोस्तों 1970 के दशक में, हुआ है 1973 में। कहाँ पर चिपको आंदोलन है, तो उस समय उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड अलग हुआ बाद में। तो गढ़वाल के रैनी नामक गांव में उस समय उत्तर प्रदेश, तो जो रैनी गांव है वहाँ पर, अभी चमोली जिले में ये उत्तराखंड के जो आता है रैनी गांव, वहाँ पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई है। और जो ठेकेदार हैं वन काट रहे थे, और उस समय घर के कोई पुरुष कोई भी नहीं था, कोई बाहर गए हुए थे कोई, तो महिलाओं ने यहाँ पर जो ठेकेदार वन काट रहा उन वन काटने का विरोध किया था। तो ये चिपको आंदोलन रहा। और 1972 में इसी बुक्स में आपको मिलेगा कि पश्चिम बंगाल वन विभाग ने एक योजना जारी की थी, और जो योजना असफल होती लगी तो फिर इन्होंने वन बचाने के लिए योजना जारी की थी पश्चिमी जिलों में, पश्चिम बंगाल के। लेकिन सतर्कता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, झड़पें होने लगी, हिंसक आंदोलन हो गए नक्सली जैसे इलाकों में। तो इस प्रकार बाद में बदलाव क्या हुआ इस योजना में, पश्चिम बंगाल में 1972 की बात है। तो वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव किया और मिदनापुर के अराबड़ी वन क्षेत्र में ये योजना दोबारा प्रारंभ की। और वहाँ पर कार्यकारी जो अधिकारी रहे हैं वो AK बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया। और बुरी तरह से जो क्षतिग्रस्त साल की वन है उनकी 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। लोगों को रोजगार मिला, 25% के उपयोग का भी अधिकार मिल गया उनकी उपज का, और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की भी अनुमति मिली है। तो ये घटना है 1972 की।
अब बात करते हैं स्थानीय समुदाय की सहमति और सक्रिय भागीदारी से बाद में 1983 तक आराबाड़ी का सालवन समृद्ध हो गया। इसी योजना के तहत पहले जो बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य वो आंका गया 12.5 करोड़ रुपए उस समय 1983 में। अब जो इम्पोर्टेंट जहां से एनसीईआरटी ने 2 सेट में सवाल पूछ लिया है जल संरक्षण पद्धति से। जल संरक्षण पद्धति में सवाल अब तक आ चुका है। खादीन किस राज्य की है और मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जो वर्षा जल संरक्षण की विधि है वो कौन सी है। ये 2 सवाल आ चुके हैं फिलहाल। और अन्य में बात करूं जैसे हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण में वर्षा जल संरक्षित आपको करना है। जैसे हिमाचल प्रदेश में एक कुल्ह जो पद्धति है वो प्रसिद्ध है। लगभग 400 वर्ष पूर्व हिमालय प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली ये कुल्ह का विकास हुआ है। हिमाचल प्रदेश की कुल्ह कहा गया क्योंकि झरनों से बहने वाले जो पहाड़ों से झरनों से बहने वाले जल को निचले इलाकों में लेके आया गया, जो छोटी छोटी नालियों को बनाकर पहाड़ी पर और निचले गांवों तक ये पहुंचाया गया कुल्ह में। वहां पर जल को स्टोर किया गया जो बाद में खेती वगैरह में काम लिया गया। और इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में कुल्ह हैं। जैसे राजस्थान में खादी है, नाड़ी है, बड़े पात्र हैं। ये राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की कुछ पद्धतियां हैं, वो खादीन, बड़े पात्र और नाड़ी। इसी प्रकार महाराष्ट्र की बंधारस एवं ताल, महाराष्ट्र में क्या है बंधारस और ताल है, ये सभी याद रखना है जरूर। आपको इसमें से ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है बंदिश, बिहार में अहार और पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह, जम्मू कश्मीर जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब तथा तमिलनाडु में एरिस, केरल में सुरंगम, कर्नाटक में कट्टा, ये विधियां प्रसिद्ध हैं जल संरक्षण की, जरूर नोट डाउन कर लेना। अब बात करूं जब जल संरक्षण की बात आई है तो भारत के वाटरमैन के नाम से किनका नाम जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ये भी याद रखना है क्योंकि 2 दशकों का इनका प्रयास रहा है डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, जिन्होंने राजस्थान में जो रेगिस्तान का इलाका है वहां पर पानी इकट्ठा करने के लिए 8600 जोहोड़ और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया और राज्य भर में 1000 गांवों में पानी वापस लाया गया था। और इस हेतु 2015 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह को स्टॉकहोम पुरस्कार भी दिया गया। काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड है और ये अवार्ड है गृह और इसके निवासियों की भलाई के लिए जल संसाधनों की सुरक्षित संरक्षण में स्टॉकहोम पुरस्कार इस हेतु दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कोयला एवं पेट्रोलियम, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऊर्जा संबंधी ये आवश्यकता हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। ऊर्जा है वो कोयला और पेट्रोलियम का आपको पता है उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों के जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होते हैं, जीवाश्म से। चाहे हम जितनी भी सावधानी से इनका उपयोग करेंगे लेकिन जीवाश्म है वो एक तरीके से गैर नवीकरणीय है, यानी दोबारा आप इसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार यूज ले लिया और आने वाले समय में भविष्य में ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे, तो इनका कितना ही लिमिटेड उपयोग कर लें। और एक जो सोर्स आकलन से पता चला है कि पेट्रोलियम हमारे विश्व में पेट्रोलियम के संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों तक ही रहने वाले हैं और कोयला अगले 200 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं। पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं जिसमें कार्बन के अतिरिक्त क्या होता है, अब पेट्रोलियम है कार्बन, इसमें कार्बन तो होगा ही कोयले में, इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। और जब इन्हें जलाया जाता है तो पेट्रोलियम को जलाएंगे, कार्बन आप जलाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड बनते हैं। पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम के जलाने पर कौन सा उत्पाद नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड बनेंगे। अपर्याप्त वायु में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषैली होती हैं। जब अपर्याप्त वायु में कार्बन का दहन होता है पेट्रोलियम वगैरह का तो यहाँ पर विषैली है, मोनोऑक्साइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये सभी विषैले प्रकृति के हैं। कार्बन डाई गैस एक ग्रीन हाउस गैसेज में आ जाती हैं। अब बात करते हैं बांध। बांध का एक सवाल आ चुका, बांध का ग्रुप डी में ये सवाल आया था एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से डायरेक्ट। बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है, तो उसमें सामाजिक कारणों से भी होता है, आर्थिक कारणों से भी होता है, पर्यावरण कारणों से भी होता है, तो सभी से होता है। तो बांध की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के काफ़ी बड़े क्षेत्र में हरियाली आई है, ये भी बांध का परिणाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन में बांध की ऊंचाई बढ़ने का विरोध हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में तो बांध की ऊंचाई है, इनसे क्या समस्याएं उत्पन्न होती है,
बड़े बांध का विरोध में क्यों होता है? क्योंकि सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं, तो सामाजिक समस्या और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। आर्थिक में इससे जनता का बहुत अधिक धन लगता है और उसे अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं है, तो आर्थिक समस्या। पर्यावरण समस्या में बड़े स्तर पर वन का विनाश होता है, जहाँ पर बांध लग रहे हैं वहाँ पर जैव विविधता की क्षति एक तरीके से हो रही है। तो ये 3 प्रमुख समस्या हैं बड़े बांध के निर्माण में, जरूर याद रखना कौन सी नहीं है, इस प्रकार पूछा जाता है। और बाकी विकास की विभिन्न परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर व्यक्ति गरीब आदिवासी होते हैं। क्या क्या समस्या आती है? तो आदिवासी वहाँ से बांध वाली जगह से विस्थापित होते हैं, इन परियोजना से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है, मुआवजा नहीं मिलता है, क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। तो 1970 में बने तावा बांध के विस्थापियों को अभी भी लाभ नहीं मिल सका है जिनका वायदा किया गया था। तो ये कुछ मेजर समस्या है बांध की। तो यहाँ पर चैप्टर 16 एनसीईआरटी के प्रमुख फैक्ट कंप्लीट होते हुए और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन का अब देख लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में क्या क्या सवाल हैं इंपोर्टेंट, बहुविकल्पीय सारे एमसीक्यू क्वेश्चन से डायरेक्ट आ रहे हैं, वो देखते हैं। नीचे दी गई सूची में उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब मृदा है वो प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, वायु प्राकृतिक है, विद्युत अब प्राकृतिक नहीं है, विद्युत है वो प्राकृतिक संसाधनों से बनाई जा रही है। विश्व का सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? सबसे तेजी से वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, वन, जल। तो वन सबसे तेजी से घटता हुआ प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा ये है कि ये ऐसा उपयोग वस्तु पदार्थ है जो प्रकृति की एक ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। तो प्राकृतिक संसाधन की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या कि प्राकृतिक संसाधन एक ऐसी उपयोगी वस्तु या पदार्थ है जो प्रकृति की एक ऐसी देन जो मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। नेक्स्ट बात करूं, गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण, ये सवाल हो चुका है, जल में अजली लाशों को प्रभावित करना। किसी नदी के तट पर से जहां अनेक फैक्ट्रियों के बहिस्राव आकर जल में प्रवाहित होते हैं, फैक्ट्रियों का केमिकल वगैरह, तो एकत्रित किए गए जल नमूने को पीएच 3.5 से 4.5 की प्रास में अम्लीय पाया गया। जो रसायन है वो अम्लीय पाए गए। निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी फैक्ट्री के जो बहिस्राव है इसके कारण नदी के जल का पीएच कम हो गया है? तो कौन सी फैक्ट्री है जिनके ये रसायन है, बहिस्राव है, उनके कारण जल का पीएच कम हो रहा है? ऑप्शन है साबुन और अपमार्जक फैक्ट्री। तो यहाँ पर देखेंगे शीशे की बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री है ना, इससे जल का पीएच कम हो रहा, अम्लीय ज़्यादा हो रहा, जो यहाँ पर रेंज दे रखी है। अगला सवाल देखते हैं, अलवण जलीय पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच प्रास कौन सा है? तो अलवण जलीय पौधे और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अधिक सहायक पीएच प्रास कौन सा है? तो 6.5 से 7.5 है, लगभग उदासीन जैसा ही। वे 3 आर कौन से हैं? 5 आर में बता चुका हूँ, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पज, रिसाइकल। जहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो जैव विविधता की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। तो एक से ज़्यादा कथन वाला ये सवाल, तो यहाँ पर आप देखेंगे कथन 1, जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली पादप जात और प्राणी जात की विभिन्न स्पीसीज, यानी बहुत पादप जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारी स्पीसीज आ जाती है जैव विविधता में। करेक्ट स्टेटमेंट है। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप जात, गलत है, पादप के साथ प्राणी जात भी इंक्लूड है। जैव विविधता वन में अपेक्षाकृत अधिक होती है, बिल्कुल वनों में अधिक होंगी। जहाँ मानव जाति है वहाँ पर जैव विविधता नष्ट हो रही है धीरे धीरे, एकांत वन वगैरह में ज़्यादा है। तो 1 और 3 करेक्ट है यहाँ पर देखने पर। अगला सवाल देखेंगे अपन, यहाँ दिए गए कथनों में से उन कथनों को चुनिए जो दीर्घ उपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए बिना योजनाबद्ध पद्धति, पर्यावरण को आपको क्षति नहीं पहुंचानी है दीर्घ उपयोग विकास की संकल्पना के लिए। पर्यावरण को होने वाली क्षति की सीमा की चिंता किए बिना, भाई पर्यावरण की क्षति हो रही है इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी, ये ऐसा नहीं हो सकता कि बिना चिंता किए आप दीर्घ उपयोग का विकास संभव कर पाएंगे। और नेक्स्ट है, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सभी विकास कार्यों को रोक देना। अब विकास कार्य रोक थोड़ी सकते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीवन ही रोक दे पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए। ऐसी वृद्धि जो सभी प्राणधारियों को मान्य हो, ये सभी प्राणधारियों को मान्य है, ये जरूर है। 1 और 4 वाला स्टेटमेंट जो दीर्घ उपयोगी विकास की संकल्पना का सही वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, हमारे देश में बड़े बड़े वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है और पौधों की केवल एक ही स्पीसीज की खेती की जाती है। ये पद्धति प्रोत्साहित करती है। बड़े बड़े वन क्षेत्र साफ किए और पौधों की एक स्पीसीज, यानी एक जगह में पहले काफ़ी पौधे थे
जो अलग अलग टाइप की, अब एक टाइप का पौधा यदि उन अलग अलग टाइप के पौधों को हटाकर सभी में एक टाइप के ही पौधे लगा दें तो वहां पर क्या पत्ती क्या प्रोत्साहित करती है, वो करती है क्षेत्र में एकल कृषि। एकल कृषि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, एक सफल वन संरक्षण क्रिया नीति में क्या शामिल होना चाहिए। सफल में सभी भौतिक और जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। चिपको आंदोलन को से मिलने वाला महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है, वन संरक्षण है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, तो वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, बिल्कुल वहाँ के लोग हैं उन्होंने विरोध किया था वनों को कटाई के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर, हमारे देश में नर्मदा नदी के आर पार बने बांधों जैसे टिहरी अलमानी बांधों की ऊंचाई बढ़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन चुनिए जिनसे इन बात का संकेत मिलता है कि बांधों की ऊंचाई बढ़ने के क्या परिणाम होंगे। बांध की ऊंचाई बढ़ने के परिणाम क्या होंगे, सेम सवाल ये आ चुका है ग्रुप डी में। तो परिणाम होंगे कि क्षेत्र की स्थलीय पादपजात और प्राणीजात पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। ऊंचाई बढ़ा रहे तो वहाँ पर पादपजात और प्राणीजात नष्ट हो जाएंगे, सही है। क्षेत्र में रह रहे लोग और पालतू जानवर अव्यवस्थित, जहाँ वहाँ के आसपास के लोग हैं अव्यवस्थित हो जाएंगे, ये भी करेक्ट है। और खेती के लिए उपयोगी जमीन स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी, करेक्ट है। इससे लोगों को स्थायी नौकरी मिल जाएगी, ऊंचाई बढ़ने से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ऑप्शन 1, 2, 3 ये करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर, गैप जीएपी का फुल फॉर्म क्या है। जीएपी यानी गंगा एक्शन प्लान। गलत कथन चुनिए। गलत कथन में एक स्टेटमेंट देखिएगा, दीर्घ उपयोगी विकास पर्णधारियों के दृष्टिकोणों का कोई ध्यान नहीं रखता है। दीर्घ उपयोगी विकास में पर्णधारियों के दृष्टिकोणों का ध्यान रखा जाता है, ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो काष्ठ ग्रह नहीं है, पवन, सांप, आम का वृक्ष है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन। गलत कथन चुनिए, वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है। वनों में मृदा संरक्षण होता है, वन लगेंगे वहाँ पर मृदा भी संरक्षित रहेगी, लैंडस्केप नहीं होगा। बंगाल के आराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है, तो इससे पहले जो आपने आराबाड़ी वाला मैंने बताया था स्टेटमेंट, ये आप देखेंगे जब चैप्टर अपन कर रहे हैं कि आराबाड़ी का साल वन समृद्ध हो गया 1983 में। तो किस प्रकार के वन, साल वन। आने वाले शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिल सकता है। बंगाल की अराबाड़ी वनों में किसकी बहुलता पाई जाती है, आप कहेंगे साल की। भूजल की कमी किसके कारण नहीं होती है, वन उन्मूलन करने से भूजल की कमी नहीं होगी। वन काटने से कोई भूजल कम थोड़ा ही होगा, वन बढ़ाइएगा आप ताकि भूजल बढ़े। बड़े बड़े बांधों के निर्माण किए जाने का विरोध किसके कारण होता है, ये सभी सही है। खाद्यान्न बंदिश आहार कट्टा जो प्राचीन संरचना है, मैं बता चुका हूँ कौन से राज्य की कौन सी, जैसे राजस्थान की खंदिश है, ठीक है, बंदिश है, ये आपकी मध्य प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, आहार है बिहार की है। तो ये जल संभरण है, जल संरक्षण की है। शब्दों के उस सही संयोजन को चुनिए जिसमें जीवाश्मी ईंधन नहीं होता है, तो पवन, काष्ठ, सूर्य, इसमें क्या है, जीवाश्मी ईंधन नहीं होता। बाकी पेट्रोलियम जीवाश्मी है, कोयला जीवाश्मी है, केरोसिन जीवाश्मी है, ये वाले में नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से पारिहितैषी क्रियाकलाप चुनिए, तो सिंचाई के लिए बिजली के उत्पादन हेतु पवन मिलों का उपयोग करना, ये सभी के लिए हितैषी है, पारिहितैषी। परिवहन के लिए मोटर गाड़ी का उपयोग करना गलत है। पर्यावरण के लिए, खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियाँ बिल्कुल गलत। तो इस प्रकार के इजीली आप कर पाएंगे ये। बाढ़ के पानी से जलमग्न नालियों के आर पार छोटे छोटे रोक बांध बनाना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी रोक के रखते हैं और मृदा कटाव को भी ये नहीं होने देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर भूजल का पुनर्भरण हो जाता है। तो दोनों 2 और 3 वाले स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सभी MCQ के सवाल इसके कंप्लीट होते हुए अब अपन नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर ले रहे हैं हमारा पर्यावरण, और इसके बाद देखेंगे हमारा पर्यावरण के NCERT के एग्जाम्पलर के कौन से सवाल हैं। तो ये NCERT बुक है। हमारे पर्यावरण में बात होती है सबसे पहले पारितंत्र की। आपको पूछ सकता है पारितंत्र का क्या मतलब है, तो पारितंत्र में सभी जैव घटक और अजैव घटक आ जाते हैं। जैव घटक जैसे जितने भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जैव घटक। तो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है और प्रकृति में संतुलित बनाए रखते हैं। तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो सभी ये जैविक घटक आप देख पा रहे हो, और जो अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं, आप कहेंगे पारितंत्र। अजैविक घटक में भौतिक कारक आ जाएंगे। अजैविक में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक है, तो ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज है, ये अजैव घटक है। ग्रुप डी में इसमें से एक सवाल आ चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपोर्टेंट में, वन, तालाब तथा झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। तो पारितंत्र में जैसे बगीचा पारितंत्र का प्रकार है, और ये प्राकृतिक पारितंत्र है। वन, तालाब, झील प्राकृतिक है, और बगीचा, खेत है, ये मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र। और प्राकृतिक आपको पूछ लें तो ये वाला आपका स्टेटमेंट
इस लाइन से हो जाएगा। सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इस वर्ग में आते हैं जो उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादक कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन, ये सारे अभी अपन देखने वाले हैं। तो सभी हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे और नील हरी शैवाल भी याद रखना है, ये भी प्रकाश फोटोसिंथेसिस करता है और उत्पादक कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करूं उत्पादक के बाद उपभोक्ता की, तो सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। जो उत्पादक हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से, फोटोसिंथेसिस से, जो पेड़ पौधे और नीलहरी शैवाल हो गए। अब ऐसे बहुत से जीव हैं जो डायरेक्टली भोजन नहीं बना पाते हैं सूर्य की उपस्थिति में, तो वो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाले जो भी जीव हैं वो उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता में भी शाकाहारी हैं, काफ़ी डायरेक्टली पेड़ पौधे खाते हैं उपभोक्ता, जो शाकाहारी हो जाएंगे, शाकाहार का ग्रहण कर रहे हैं। और मांसाहारी हैं, जो शाकाहारियों को खा जाएंगे वो अपने आप में मांसाहारी हो जाएगा। और जो दोनों हैं सर्वहारी हैं परजीवी में, इनको उपभोक्ताओं को अलग अलग कैटेगरी में ये बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी में। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं आहार श्रृंखला एवं जाल की। उपभोक्ता हो गया आपके लिए, उत्पादक हो गया, जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं उत्पादक हैं, और जो उत्पादक को खाते हैं वो उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोषी स्तर में पहला पोषी स्तर आ जाएगा उत्पादक। दोस्तों इस प्रकार के फ्लो चार्ट से डायरेक्टली सवाल ग्रुप डी में आ चुका है। तो सबसे पहले बात आती है सूर्य के प्रकाश। सूर्य का प्रकाश है, उत्पादक ऊर्जा ग्रहण करता है, भोजन बनाता है। उत्पादक को खाएंगे शाकाहारी, शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी, और मांसाहारी को भी शीर्ष मांसाहारी और रहते हैं जो मांसाहारियों को भी खाएंगे। तो ये पूरा पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का फ्लो चार्ट है, पाथवे हैं। सूर्य का प्रकाश, उपभोक्ता उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। तो पोषी स्तर की बात करूं, उत्पादक हैं, उत्पादक प्रथम, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय और तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर हैं। तो T4 तक आपके जाएंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं पोषी स्तर क्या है। आहार श्रृंखला में आपको देखने को मिलेंगे, एक दूसरे पर जो डिपेंड रहते हैं ना वही आहार श्रृंखला है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे A B C में, तो A में है वन, B में है घास, C में है तालाब। अब जैसे एक दूसरे पर डिपेंड कैसे, अब वन है, ये हरिण वगैरह वन को खाएंगे, इनसे भोजन ग्रहण करेंगे, और जो टाइगर है वो किसको खाएगा, हिरण को। एक दूसरे पर डिपेंड है, ये पूरी एक आहार श्रृंखला बन गई। इसी प्रकार आप घास देखेंगे, घास को ये कीट वगैरह खाएंगे, कीटों को क्या मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खा जाएगा, सांप को ये बाज खा जाएगा। तो ये पूरी आहार श्रृंखला रहती है जो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो शुरुआत होती है प्रथम स्तर से, जो पोषी स्तर आप देख पा रहे हो। तो ये एक तरीके से उत्पादक हैं जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, पेड़ पौधे हो गए, घास वगैरह हो गया, ये उत्पादक हैं। इसके बाद जो शाकाहारी को खा रहा है यानी ये शाकाहारी हो जाएगा, जो उत्पादक को खा रहे हैं वो शाकाहारी हैं, ये प्रथम पोषी स्तर पर आ जाएंगे। ये द्वितीय पोषी स्तर है, प्रथम तो ये हो गया। मैं आपको पोषी स्तर बताऊं तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो उत्पादक हैं वो प्रथम पोषी स्तर पर, यहाँ पर ये फर्स्ट था प्रथम पोषी स्तर, और जो उत्पादक पर डिपेंड है वो द्वितीय पोषी स्तर है। जो उत्पादक हरे पेड़ पौधे खाएगा वो द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा, जिसे आप शाकाहारी बोलेंगे। तो शाकाहारी तथा अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता कहने को प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन वो शाकाहारी हैं, द्वितीय पोषी स्तर में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सभी द्वितीय पोषी स्तर में हैं, पहले वाले जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं। अब तृतीय पोषी स्तर कौन से हैं, जो मांसाहारी हैं, मतलब जो शाकाहारियों को खाएंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके छोटे मांसाहारी हैं तृतीय पोषी स्तर में। जिन्हें आप द्वितीय उपभोक्ता बोलते हो, जिन्हें आप मांसाहारी बोलते हो, वो तीसरा पोषी स्तर है। बड़े मांसाहारी हो जो तृतीय उपभोक्ता है वो चौथा पोषी स्तर है। पोषी स्तर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। जो उत्पादक हैं वो प्रथम पोषी स्तर है। और नेक्स्ट यहाँ पर सभी उपभोक्ता में आ जाएंगे। ये शाकाहारी हैं तो प्रथम पोषी स्तर, मांसाहारी हैं तो ये द्वितीय पोषी स्तर है शाकाहारी, मांसाहारी है तृतीय पोषी स्तर, बड़े मांसाहारी हैं वो चतुर्थ पोषी स्तर। तो इस प्रकार आपने देखा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। स्वपोषी है वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जो स्वपोषी हैं अपना भोजन स्वयं बनाने वाले हैं, अपना भोजन पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, तो वो स्वपोषी क्या सूर्य के प्रकाश के
उपयोग करके उत्पादक की कैटेगरी में। नेक्स्ट बात करूँ, स्वपोषी से ऊर्जा है वो विषमपोषी जो दूसरे पर डिपेंड है एवं अपघटक तक जाती है, ये ऊर्जा आगे से आगे कन्वर्ट हो रही है, यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा है कन्वर्ट हो रही, क्योंकि एक दूसरे को ये अपने आप में भोजन बना रहे हैं। जब ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का उपयोग हो रहा है, ऊर्जा ह्रास होता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि सूर्य के प्रकाश से उत्पादक ने क्या किया, भोजन बनाया पेड़ पौधों से और इनको ऊर्जा मिली 100 जूल। अब जो 100 जूल ऊर्जा है ना, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों को खाएंगे, जो शाकाहारी आप कहते हो इन्हें, पेड़ पौधों को खाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, क्या ये पूरी 100 जूल ऊर्जा इनके पास आ जाएगी? नहीं आएगी। 100 जूल में से आएगी केवल 10 जूल, यानी 10% ही ऊर्जा है वो आगे पोषी स्तर पर चली जाती है। अब आप कहेंगे तो द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक को खाते हैं जो मांसाहारी है, उनके पास कितनी आएगी? उनके पास आएगी 1 जूल, क्योंकि 10 का यहाँ पर 10%, प्रत्येक पोषी स्तर में 10% ही रह पाती हैं आगे से आगे जाने पर। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन आप देख पा रहे हो, आपकी सेट में जरूर देखने को सवाल मिलेगा। पहली लाइन नोट कीजिएगा, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियां हैं, ये जो सौर ऊर्जा को प्राप्त करती है उसका लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अब जो सूर्य से ऊर्जा कौन लेती है? पत्तियां रहती हैं। फोटोसिंथेसिस के माध्यम पे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा से जो पौधे हैं कन्वर्ट करते हैं रासायनिक ऊर्जा में। तो जो सौर ऊर्जा, जैसे 100 जूल सौर ऊर्जा पत्तियों ने ली है सूर्य से, इन 100 जूल में से केवल जो भोजन खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट होगा ना, वो 1% होगा, वो होगा 1 जूल। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप 10% का बोल रहे थे। 10% बात हो रही है उत्पादक के बाद की कंडीशन। अब जो उत्पादक ऊर्जा ग्रहण करता है ना, वो सौर ऊर्जा से 1% ही खाद्य में कन्वर्ट होगी। जब ये ऊर्जा 1% मान लेते हैं कि 1000 जूल था, ठीक है, सूर्य से ऊर्जा है, पेड़ पौधों ने 1000 जूल ली या फिर 10,000 जूल ले ली, 10,000 जूल है ऊर्जा ग्रहण की सूर्य से। अब जो भोजन बनेगा ना पेड़ पौधों के लिए, वो 1% भाग, यानी केवल और केवल 100 जूल ही भोजन बन पाएगा। अब जो 100 जूल बन गया, अब नेक्स्ट जो जाएगा ना वो 10% जाएगा। अब पेड़ पौधों को जो प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे उनके पास 10% ऊर्जा चली जाएगी। तो ये 2 पॉइंट नोट करना, 1% सूर्य से ऊर्जा है वो भोजन में कन्वर्ट होती है पेड़ पौधों के लिए, और नेक्स्ट जो पोषी स्तर पर जाती है प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं सूर्य की उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता जो ऊर्जा कन्वर्ट करेंगे वो 10% हो पाएगी। तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्य हैं, वृद्धि है, जनन है, इसमें हो जाता है। और जो भोजन की बात करें, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक पोषी स्तर में ये 10% ही आगे आएगा, 90% ऊर्जा ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। ये आपको जरूर नोट करना है, यानी 10% एक से एक। अब 10% है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया वैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता के पास जो ऊर्जा आएगी वो भी आगे केवल और केवल 10% जाएगी, और 10% में भी यहाँ पर भी जितनी ऊर्जा आई वो भी 10% इस प्रकार कन्वर्ट होती रहेगी। तो आप कहेंगे इस प्रकार तो लास्ट में कुछ ऊर्जा बचेगी नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो जाती है। अतः आर श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की ही होती है, क्योंकि आर श्रृंखला आगे बढ़ ही नहीं पाते, आगे ऊर्जा जाएगी नहीं तो खाएगा कौन। इसलिए आपने देखा कि चतुर्थ पोषी स्तर तक ही क्यों, आगे 5वां पोषी स्तर, छठा क्यों नहीं है, क्योंकि जो 10% ह्रास हो रहा है, यानी जो सबसे पहले 100 जूल थी, आगे आई तो वो 10 जूल हुई, आगे आई तो वो 1 जूल हुई, आगे तो पॉइंटों में रह जाएगी। तो 4 पोषी स्तर तक ये संभव हो पाता है, क्योंकि चौथे पोषी स्तर में ऊर्जा है बहुत कम हो जाती है। यानी सामान्य जो निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होगी है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। जो सबसे निचला पोषी स्तर उत्पादक है, और उत्पादक के पास ऊर्जा है सबसे ज़्यादा मिलती है, इसलिए उत्पादक की संख्या भी सर्वाधिक पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों के द्वारा खाया जा सकता है। जो श्रम अनेक प्रकार की, नहीं बात हो रही है आहार जाल क्या है। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं बात करूँ कि घास केवल और केवल हिरणी खाएंगे और भी जीव जंतु खाते हैं, तो इस प्रकार ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है। जैसे बात करूँ, जो सांप है वो मेंढक को भी खा रहे हैं, पक्षियों को भी खा रहे हैं, ठीक है, और चूहों को भी खा रहा है। तो कितना बड़ा जाल बन गया है। तो यही जाल हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते रहते हैं, एक से ज़्यादा जीव जंतुओं पर, वो आहार जाल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऊर्जा प्रवाह रहता है उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। तो स्वपोषी जीवों के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा
कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक दिशा का मतलब यही है। जैसे पेड़ पौधों ने सूर्य से ऊर्जा ले ली, तो क्या वो पेड़ पौधे उस ऊर्जा को पुनः सूर्य की ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक डायरेक्शनल में ही ये ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये नोट करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैविक आवर्धन क्या है। जैविक आवर्धन का मतलब खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए किसी रासायनिक स्थायी पदार्थ या तत्वों की सांद्रता में वृद्धि हो जाना। थोड़ा इजी भाषा में मैं आपको समझ, जैसे अपन खेती करते हैं, जो फसल रहते हैं, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था जब कन्वर्ट होंगे तो पीड़कनाशक हैं, रेडियो सक्रिय वस्तुएं हैं, धातुएं हैं, कीटनाशक हैं, उनकी सांद्रता में केमिकल में वृद्धि हो जाती है। वही जैसे आप बात करें आहार श्रृंखला, इसमें कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, ऐसे हानिकारक केमिकल हैं, आहार श्रृंखला में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, जिसके कारण फसलों के रोग हो जाते हैं। पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक है, रसायन का अत्यधिक प्रयोग होता है, जो हमारे खाने में आ जाते हैं। तो ये सभी क्या बना रहे हैं? जैविक आवर्धन ही हैं। और ये प्रत्येक पोषक स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते रहते हैं। इस प्रकार की सांद्रता बढ़ती रहती है आहार श्रृंखला में। और आहार श्रृंखला में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? मनुष्य है। हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, इसे ही आप जैव आवर्धन कहते हैं। इसीलिए तो जो खाद्यान्न है, इनको ग्रहण करने से पहले या फिर काम में लेने से पहले धोया जाता है। नेक्स्ट बात करें ओजोन की। ओजोन से आपकी ग्रुप डी में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, इजी लेवल के सवाल पूछे गए हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। अब O3 फॉर्मूला कैसे आया? अब ओजोन बनता कैसे हैं? तो ओजोन जब O2, ऑक्सीजन तो रहती ही रहती है पर्यावरण में, अब O2 पर जो अल्ट्रावायलेट UV किरणें आएगी तो O अपने आप में O2OO में कन्वर्ट हो जाएगी। अब केवल और केवल एक परमाणुक ऑक्सीजन रह गई। ऑक्सीजन हमेशा द्विपरमाणुक रहती है, O2 के फॉर्म में रहती है, लेकिन यहाँ पर जब वो UV इतनी प्रभावी है कि ये O में केवल और केवल O में कन्वर्ट कर देगी। अब ये O है, अदर गैस जो पर्यावरण में रहेगी O2 के फॉर्म में आपस में मिल जाएगी, क्योंकि ये एक O तो ऑक्सीजन एक परमाणु स्थायी नहीं रहता है, तो ऑक्सीजन से मिक्स होगा तो O3 बन गया। तो इस प्रकार ओजोन बनती है, ये ध्यान रखना। अब ओजोन के इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी विकिरण है, उसको पृथ्वी को सुरक्षा बहुत हानिकारक है UV पराबैंगनी विकिरण। और UV जो लेयर आपके ओजोन है वो ऊपर रहती है समताप मंडल में, और वहाँ पर ये जो लेयर रहती है ओजोन परत की, ताकि UV किरणें न आ सकें। ओजोन में छेद हो रहा है, जिसके कारण ये लेयर है धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और UV किरणें ज़्यादा आ रही हैं। जब UV किरणें पृथ्वी पर आ जाती तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये गैस है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, UV किरणें मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी UV विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। UV से ही ओजोन बनती है, और ज़्यादा UV आ जाए तो ओजोन परत को तोड़ देती है, मतलब ओजोन परत से निकल जाए तो वहाँ पर आपके लिए त्वचावासी कैंसर हो जाता है। अब बात करूँ यहाँ पर ये ओजोन का क्षरण हो क्यों रहा है, ओजोन परत में छेद हो क्यों रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण हम खुद हैं। कारण ये है कि बात करूं, सबसे पहले कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक गैस है, एक शीतलन गैस रहती है, इसका काम में जैसे फ्रिज है, AC है, इनमें काम आता है। तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारक माना गया, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की फुल फॉर्म पूछी गई है ग्रुप डी में। तो इससे सर्व अनुमति बनी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यानी अब ये अनिवार्य है कि दुनिया भर के जो भी विनिर्माण कंपनियां हैं वो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो प्रयोग नहीं करेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन मतलब आपके जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है उसका उपयोग कीजिएगा। जो विघटित हो जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह नहीं होते हैं, तो इस कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवी हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए प्लास्टिक को आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह से अपघटित हो जाते हैं, उसका उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट बात करूँ, वो जो नहीं होते वो अजैव निम्नीकरणीय हैं, वो अक्रिय हैं, लंबे समय से पर्यावरण में रहेंगे तो पर्यावरण को हानि ये पहुंचाते ही है। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप चैप्टर के अंत में इसके देखेंगे कुछ MCQ है, जैसे निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैव निम्नीकरणीय जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं और अपघटित हो जाते हैं, तो घास, पुष्प, चमड़ा ये सभी अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय हैं। फलों के छिलके, केक, नींबू ये भी जैव निम्नीकरणीय, केक, लकड़ी का घास जैव निम्नीकरणीय। तो प्लास्टिक इसमें आ गया, ये मतलब अजैव निम्नीकरणीय है।
अब बात करूं नेक्स्ट एक और सवाल, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं, क्या गेहूं घास को खाता? नहीं खाता ना, तो आहार श्रृंखला कैसे हुई? अब घास है, घास को बकरी खाती है और बकरी का मांस वगैरह मानव भी जो मांसाहारी है उस केस में ये आहार श्रृंखला बन जाएगी। और बकरी बकरी गाय क्या बकरी को खाती? नहीं खाती है। गाय हाथी क्या गाय को खाता? नहीं। घास है, घास को मछली, मछली को बकरी नहीं खाती, तो ये सही आहार श्रृंखला नहीं बन रही है। अगला सवाल यहाँ पर, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो ये सभी पर्यावरण मित्र हैं जो बाजार जाते समय कपड़े का थैला ले जाते हैं, ठीक है। कार्य समाप्त होने के बाद लाइट बल्ब हैं ये स्विच ऑफ कर देते हैं, ऊर्जा की बचत होती है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना है, एक तरीके से वो पर्यावरण के लिए लाभदायक है, प्रदूषण नहीं होता, तो ये उपरोक्त सभी पर्यावरण मित्र हैं। इजी से सवाल। अब मैं पर्यावरण के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बात करूं तो कुछ सवाल 20 के आसपास सवाल है, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम में जैसे मैंने बता दिया तालाब, झील, वन प्राकृतिक है। कृत्रिम में आपके एक खेत बताया था, एक बगीचा बताया था, दोनों ही कृत्रिम है। नेक्स्ट बात करूं, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो प्राथमिक जो प्रथम पोषी स्तर है T1 पर कौन रहेगा? T1 पर आप कहेंगे उत्पादक रहेंगे। उत्पादक, उत्पादक कौन से? जो सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब पेड़ पौधे मैंने बताया था, और नील हरित शैवाल बताया था, वो प्रथम पोषी स्तर पर है। और T2 पर जो कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में आपके कौन आ जाएंगे? शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खाएगा वो शाकाहारी तो है, तो वो शाकाहारी T2 पर। T3 पर कौन है? मांसाहारी है, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और T4 पर कौन है? वो बड़े वाला मांसाहारी है, ठीक है। आहार श्रृंखला में तीसरे स्तर पर कौन है? तो मांसाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? परितंत्र में जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं, यानी जीवधारी भी है, निर्जीव भी है, दोनों हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? मैंने क्या कहा? 10% का ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। और चौथे पोषी स्तर पर पहुंचते पहुंचते ऊर्जा रह गई 5 किलो जूल। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 4 ही पोषी स्तर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा और चौथा। इसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ 4, जैसे T1, T2, T3, T4, ये T4 पर 5 किलो जूल है। 5 किलो जूल अपने आप में किसी का 10% है, क्योंकि 10% ऊर्जा ही, तो 10% जो 5 किलो जूल निकला है, तो इससे पहले 100% पर कितनी ऊर्जा थी? अब 10% है वो 5 किलो जूल के इक्वल है, तो 100% कितना है? 1%, 5/10, 100 के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर 50 किलो जूल ऊर्जा रही होगी। ये 50 किलो जूल है, ये भी 10% है, पहले जो 10% आई है। अब जो 10% ये आई है, तो इसका 100% कितनी ऊर्जा रही होगी पहले वाले स्तर पर? तो इसका आप 100% निकालेंगे, सेम आपको 50/10 गुणा 100 करना है, यानी यहाँ से आपकी 500 किलो जूल आ जाएगी। तो इस प्रकार आप क्या देख पा रहे हो? 5, 50, 500 और 5000 किलो जूल है एनर्जी यहाँ पर रहेगी प्रथम पोषी स्तर पर, जो घास, ये आपको एज ए उदाहरण बताया गया है। नेक्स्ट बात करें, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय नाशियों का प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन की परिभाषा बताई थी। एक से दूसरे अवस्था में जाते हो तो वहाँ पर जो पीड़कनाशक वगैरह सांद्रता बढ़ जाती हैं वो होती हैं जैव आवर्धन हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण है? ओजोन परत घट रही है CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पादक हैं। सौर ऊर्जा जो पेड़ पौधे हैं वो अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट हैं, तो वो सौर ऊर्जा से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उत्पादक हैं, पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? ये दोस्तों रासायनिक रूप में जाती है। और प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में पेड़ पौधे कन्वर्ट कर लेते हैं, और वही पेड़ पौधे आगे से आगे 10% ट्रांसफर होता रहता है रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? ये सभी आहार जाल आपने देखी है। तो आहार जाल में जो उच्चतर पोषी स्तर का जीव है, जैसे टाइगर सबसे ऊपर बैठा है, वो एक से ज़्यादा जीवों को ग्रहण करेंगे। निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों को आप भरण पोषण करेंगे, वो एक जाल बन जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, मैंने बताया ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होगा पारितंत्र में। जैसे कि पेड़ पौधे हैं ना, सूर्य से ऊर्जा तो उन्होंने बना दी, पेड़ पौधों ने सूर्य से खाद्य ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा बना दी, भाई प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बना दिया पेड़ पौधे ने। अब वो जो रासायनिक ऊर्जा है दोबारा सूर्य ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी, तो एक दिशा में होती है, मैंने जो फैक्ट में बताया भी है आपको। मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावी हो जाते हैं, प्रभावित, तब क्या हो जाता है? अब यूवी किरणें ज़्यादा आई तो कैंसर होगा त्वचा का, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति भी होगी, आपके इम्यून सिस्टम में। कैंसर का काम क्या हो, क्या काम मतलब काम तो क्या होगा, क्या कैंसर खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि अपना इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो खत्म हो जाती है जब ज़्यादा समय तक कैंसर जैसा रोग रहता है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होगी। ये दो प्रमुख कारण, 1 और 3 करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग केवल गैर जैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? जो निम्नीकरणीय नहीं होती, गैर जैव निम्नीकरणीय है, मतलब प्लास्टिक वगैरह होगी वहां पर कहीं ना कहीं। ध्यान रखना, स्वाद थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, केवल दे रखा, केवल गैर जैव निम्नीकरणीय, उसमें गैर जैव निम्नीकरणीय एक भी वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि लकड़ी, अब ये पूरा ही लकड़ी, कागज, चमड़ा है, पूरा ही जैव निम्नीकरणीय है, ये तो स्टेटमेंट गैर जैव निम्न गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। पॉलीथीन है, अब पॉलीथीन आपको पता है गैर जैव निम्नीकरणीय है। पीवीसी भी है लेकिन प्रक्षालक नहीं है, तो ये अपने आप में गलत हो गया पूरा। प्लास्टिक प्रक्षालक यहाँ पर भी आ गया, ये भी नहीं है। प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी, ये 2 और 4। देखिए इसमें ये भी था, ओके यहाँ पर गलती हुई है। प्रक्षालक एक तरीके से आप कह सकते हो डिटर्जेंट जो रहता है, सैनिटाइजर होता है, वही प्रक्षालक है। तो ये भी गैर जैव निम्नीकरणीय, पीवीसी, पॉलीथीन। तो विकल्प 2 और विकल्प 4 ये दोनों करेक्ट हो। इसमें घास आ गया, इसमें ये सभी हैं, तो ये ध्यान रखना। किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? पोषक स्तर है ऊर्जा, आगे से आगे भोजन जाएगा ही नहीं, यानी लास्ट तक जो चौथे पोषक स्तर तक की बहुत कम मात्रा में जाता है। तो उच्चतर पोषक स्तर पर ऊर्जा की कमी होने के कारण सिर्फ और सिर्फ 4 पोषक स्तर तक की आहार श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं? देखिएगा, सभी हरे पौधे और नील हरे शैवाल उत्पादक, करेक्ट मैंने बताया, हरे पौधे और नील हरे शैवाल हैं वही उत्पादक हैं। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, गलत है। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश से प्राप्त करते हैं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, पूछा है कौन सा सही नहीं? तो उत्पादक कार्बनिक यौगिक से थोड़ा ही करता है, उत्पादक यानी पेड़ पौधे हैं वो अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते, करेक्ट है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते, ये भी करेक्ट है, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो आपको पूछा कौन से कथन सही नहीं है, तो कौन से कथन में? कथन बी है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से न प्राप्त करके अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? अब आहार श्रृंखला में आपको पता होना चाहिए, कहीं न कहीं प्रथम पोषक स्तर पर दूसरा डिपेंड है, दूसरे पर तीसरा है, एक दूसरे पर जो डिपेंड नहीं होंगे वो अपने आप में आहार श्रृंखला ही नहीं होगी। तो कौन सा नहीं यहाँ पर आप देखने के मिलेंगे? तो विकल्प 2 प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा। मछली कोई मानव को थोड़ी खाती, तो ये अपने आप में आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। और घास, शेर, जैसे घास है, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया खाएगा, भेड़िए को शेर खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में चारों डिपेंड है, इसमें पलवक अलग हो गया तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे भेड़िया घास, अब घास को खा जाएगा तो तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि घास को खाने वाले यहाँ पर कोई भी नहीं है। भेड़िया डायरेक्टली घास को नहीं खाता है, और सांप भी नहीं खाता है, बाघ भी नहीं खाता है, तो ये नहीं बन रहा है। तो दूसरा और तीसरा दोनों नहीं बन रहे हैं। अब मेढक है, ये सही बन जाएगा। तो आप कहेंगे 2 और 3 यहाँ पर संगठक नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे हैं वो अवशोषित सौर ऊर्जा का कितना भाग कन्वर्ट कर पाते हैं खाद्य ऊर्जा में? तो मैंने बताया वो 1% है। सूर्य के केस में सूर्य से जो ऊर्जा लेगा ना पौधा, वो 1% ही खाद्य में कन्वर्ट होगी। दिए गए चित्र में, यहाँ पर चित्र कहाँ है, ये रहा। दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषक स्तर दिखाए गए हैं, बताइए कि किस पोषक स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी? सबसे अधिक ऊर्जा है पहले पर ही उपलब्ध होने वाली है, क्योंकि जब जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने आप में ये छोटे छोटे ही बता दिए इन्होंने। तीसरे पर, चौथे पर सबसे कम होगी, पहले पर सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बात करूं, नीचे दी गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? अब हिरण को निकाल दें तो बाघ खाएगा क्या? हिरण, बाघ क्योंकि डायरेक्टली घास नहीं खाता है, तो बाघ समष्टि घट जाएगी और घास समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, घास बढ़ जाएगा, क्योंकि हिरण निकल गया तो घास हिरण नहीं खाएगा, तो अपने आप में घास बढ़ा, बाघ घटे। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या है? अपघटक जो लास्ट में काम आता है, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं।
जो जैव निम्नीकरणीय अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं वो अपघटित होते नहीं होते, तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बनिक रूप से अकार्बनिक। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा, तो वो होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है, मेढक उसको खा रहा है तो द्वितीयक उपभोक्ता। अगला सवाल, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। यानी प्लास्टिक है वो दोबारा रिसाइकल आप निम्नीकरण नहीं कर सकते हो, गैर जैव निम्नीकरणीय रहती है इसलिए फेंक देते हैं। तो यहाँ पर सारे MCQ हैं वो कंप्लीट होते हुए अब जो अगला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ग्रुप डी में इस चैप्टर से थोड़े सवाल अपेक्षाकृत ऊपर वाले 2 चैप्टर बताए उनसे कम देखने को मिले हैं। इसमें जो सवाल हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय है, अनवीनीकरणीय, उनसे पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, न बढ़ा सकते हो न घटा सकते हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर देखें तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशीय ऊर्जा, विविध वैद्युत साधित्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा रहती है और ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। आपको एग्जाम में सवाल पूछ लें उत्तम ऊर्जा स्रोत की कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सी 4 विशेषता आप देखेंगे जो उत्तम ऊर्जा स्रोत है। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, यानी छोटा सा हो कार्य बड़ा कर दें, एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। सरलता से सुलभ हो सके, भाई सरलता से मिलेगा तभी तो आप काम में लेंगे। भंडारण अथवा परिवहन में आसान हो, ज़्यादा लाने ले जाने में दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वह सस्ता भी हो, सस्ता होगा तभी सभी उपयोग कर पाएंगे, तभी वो एक उत्तम ऊर्जा स्रोत बन पाएगा। ये 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो आगे यहाँ पर एक्सरसाइज में है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, ये सभी आ सकता है कि कौन सा नहीं है। अब जीवाश्मी ईंधन कौन से हैं, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी, इन्हीं से ये जीवाश्मी ईंधन बने हैं। अब ये थोड़ा आप चार्ट देखेंगे, भारत में हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों को दर्शाने वाला वृत्त आरेख है। पूछ लें सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है जो भारत की बात करें आवश्यकता पूर्ति होती है उसमें कौन सा, तो ये आप देखेंगे पूरा। तो इसमें कोयला आप देख रहे हो रेड रंग कलर है, तो रेड कलर कोयला सबसे ज़्यादा आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयले के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है ये जो येलो है पवन हो जाएगी येलो, सॉरी पवन थोड़ा ये जल है, जल हो जाएगा। यहाँ पर ये जल है, सेकंड स्थान पर जल है, पहले स्थान पर कोयला आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये वाला आप देखेंगे ये भाग है आपके पवन से, पवन ऊर्जा, और पवन से पहले आपके जल के बाद सेकंड आप देख रहे हो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आ जाएगी। तो सबसे अधिक कोयला, कोयले के बाद यहाँ पर जल, फिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, उसके बाद यहाँ पर नाभिक की ऊर्जा, और सबसे कम यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो है पवन ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के आवश्यक स्रोत हैं। अब जो नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत हैं उसमें जीवाश्मी ईंधन किस प्रकार के, तो जीवाश्मी ईंधन है वो अनवीकरणीय है, ये नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे जीवाश्मी ईंधन है। यदि हम इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करते रहेंगे तो हमारे ये भंडार शीघ्र ही रिक्त हो जाएंगे, तो ये अनवीकरणीय स्रोत में आ जाएंगे, यानी ये अनलिमिटेड स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे, ये सभी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड, इसीलिए अम्लीय वर्षा होती है। वायु प्रदूषण की समस्या के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों के ग्रीन हाउस प्रभाव, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो ये ग्रीन हाउस गैस भी जो इफेक्ट रहता है वो पड़ता है इससे। तो किस प्रकार आपको ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए ये एक थोड़ा चार्ट में बताया गया कि कुकर से भी जो ऊष्मा निकलती है ना भाप, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये सही उपयोग रहेगा। तापीय विद्युत संयंत्र की बात करें तो सारे अपन जो जीवाश्मी ईंधनों पर आधारित विद्युत संयंत्र जैसे तापीय विद्युत संयंत्र हैं, विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है तापीय विद्युत संयंत्र में, जो टरबाइन को घुमाती ये भाप और विद्युत उत्पन्न होती है। इस जिस प्रकार आपने ऊपर देखा ताप विद्युत उत्पादन किस प्रकार होता है, भाप से पंखे को घुमा रहे हैं भाप से, फिर वो जनरेटर का काम होता है, डायनेमो का काम होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो ये तापीय विद्युत संयंत्र में भाप ही बनाई जाती है। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र
कहने का कारण ये है कि इसमें ईंधन के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। बात करूं जल विद्युत संयंत्र की, तो ऊर्जा का ये अन्य पारंपरिक स्रोत बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। तो जल की स्थितिज ऊर्जा भी है, गतिज ऊर्जा। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है जल विद्युत से, जल से, वो गतिज ऊर्जा का प्रयोग होगा, यानी ऊपर से जल गिराएंगे तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भारत में हमारी ऊर्जा की मांग का चौथाई भाग, जितनी ऊर्जा की मांग है उसका चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा की जाती है, जो इस प्रकार रहते हैं। डैम ऊपर बांध बनाएंगे, नीचे पानी ये गिरा रहे हैं और नीचे टरबाइन लगा हुआ है, तो ये ऊपरी भाग से पाइप द्वारा जल बांध के आधार पर आएंगे। तो टरबाइन है, ब्लेडों को मुक्त रूप से गिरता है, ये टरबाइन ब्लेड घूर्णन गति करेगा, दोबारा जनरेटर से आप ये विद्युत उत्पादन करते हो। हर बार जब भी वर्षा होती है तो जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए अब जो जल विद्युत ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दोबारा क्योंकि वर्षा होती रहती है तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। तो ये सभी ध्यान रखना, कौन सा स्रोत है नवीकरणीय है, कौन सा गैर नवीकरणीय है। और जो बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में निर्माण किया जा सकता है, और बांध का दुरुपयोग क्या है, सीमित क्षेत्रों में क्यों होता है, ये है कि बांधों के निर्माण से बहुत ही कृषि योग्य भूमि है वो नष्ट हो जाती है। जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति जल में डूब जाते हैं, लोग वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए सरदार सरोवर बांध के निर्माण में विरोध लोगों ने जताया है। ये सभी समस्याएं आती हैं, बांधों का निर्माण पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रकार आप आगे देखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में क्या सुधार है, जैसे बायोमास है। थोड़ा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता, तो जो परंपरागत है, पहले तो बात करते हैं नवीकरण के आधार पर। नवीकरण के आधार पर है नवीकरणीय, अनवीकरणीय। परंपरा के आधार पर है परंपरागत, गैर परंपरागत। तो ये जो परंपरागत है वो अपने आप में नवीकरणीय भी है और अनवीकरणीय भी है। अब आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का है, तो ये परंपरागत है, ये याद रखना। जीवाश्म ईंधन है वो परंपरागत हो जाएगा, जो पहले से हो रहा, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। और गैर पारंपरिक में ये सभी सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन, भूतापीय, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन, ये गैर परंपरागत में। तो दोनों ही अलग अलग बेस पर है। नवीकरण के आधार पर आप पूछें, परंपरा के आधार पर जो परंपरागत पूछ लें तो वो जल विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं। परंपरा के आधार पर ये परंपरागत है। गैर परंपरागत में आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है जो नष्ट एक तरीके से नहीं होती है, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, परमाणु ऊर्जा, ये गैर परंपरागत है। और नवीकरण दोबारा उत्पन्न हो सकता है, ये सौर ऊर्जा अपने आप में नवीकरण भी आ जाएगी, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो बायोमास, बायोगैस, जल विद्युत है, ये नवीकरणीय भी आ जाएगी। अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम, थोरियम, परमाणु ऊर्जा जो रहती है वो अनवीकरणीय है। अब बात करूं मैं जैव मात्रा क्या होती है, बायोमास क्या होता है। तो ईंधनों के स्रोत, अब कोई भी ईंधन है उसका, जैसे लकड़ी है ईंधन का स्रोत है, तो वो अपने आप में क्या जैव मात्रा हो जाएगी। भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। चूंकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद हैं, अतः ईंधनों के स्रोत को हम क्या कहेंगे, जैव मात्रा कहेंगे, क्योंकि ये पादप और जंतु के उत्पाद है जीवों के, तो जैव मात्रा है वो ईंधनों के स्रोत हो जाएंगी। लकड़ी की बात करूं तो लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में आप जलाते हो, जो जैव मात्रा लकड़ी है, तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में आपको क्या मिलेगा, चारकोल। और चारकोल बिना जोला के जलता है, इससे अपेक्षाकृत कम धुआं भी निकलता है, इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। तो जैव मात्रा को आप प्रौद्योगिकी का सहारा लेना आवश्यक है, नहीं तो लकड़ी को जलाएंगे तो कितना धुआं निकलता है। तो वहाँ पर आपने क्या किया, चारकोल बनाया, तो दक्षता से काम लिया जाता है। तभी यहाँ पर ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए प्रौद्योगिकी में क्या सुधार होना चाहिए, जैव मात्रा, बायोमास क्या है, ये आपने देखा। इसी प्रकार आप बायोगैस बना सकते हो, जो भी अपशिष्ट हैं, पादप हैं, मल हैं, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप अपघटित करेंगे तो बायोगैस निकल जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उन्हें अपघटित किया जाता है। और इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ गोबर है, तो इसे आप गोबर गैस कह सकते हो। जब जैव गैस की बात करें तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें क्या होता है, 75% तक मेथेन गैस होती है। जैव गैस में क्या होता है, 75% मेथेन गैस होती है और ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। और लकड़ी, चारकोल, कोयले हैं, इसके विपरीत जैव गैस में कोई धुआं नहीं होता है, नहीं कोई राख अपशिष्ट बचता है, तो ये आप उत्तम ईंधन मान सकते हो। जैव गैस संयंत्र का व्यवस्था आरेख, किस प्रकार जैव गैस है वो उत्पन्न होती है, तो ये आप देखेंगे गैस निर्गम हो रही है, यहाँ पर सभी रखा हुआ है मिट्टी वगैरह जो अपशिष्ट है जिनसे ये ऊर्जा निकलती है और किस प्रकार कन्वर्ट होती है, तो ये एक अच्छा ईंधन आप कहेंगे। जैव गैस की बात करो, एक फैक्ट है, जैव गैस संयंत्र में जो बची हुई सलरी है उसे समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं, क्योंकि इस सलरी में क्या होता है याद रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस
प्रचुर मात्रा में होता है और ये उत्तम खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इससे ही तो खाद बनती, तो ये खाद के रूप में आप दोबारा उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट अपन अब दिया गया है पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन चक्की से जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का उपयोग है पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्य को करने में होता है। जो पवन चक्की की घूर्णी गति उसका उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और वही जनरेटर कन्वर्ट कर देगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। पवनों का देश कौन सा है? डेनमार्क है। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है पवन ऊर्जा में, जबकि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान और भारत में तमिलनाडु ये शीर्ष पर है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ये जो एनसीईआरटी बुक्स का फैक्ट है बता दूं, अभी पवन ऊर्जा में 5वां स्थान नहीं है भारत का, अभी है 4था स्थान। तो उसको आपको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग 4था करना है क्योंकि ये ओल्ड फैक्ट है एनसीईआरटी। और पवन ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी दक्ष स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा ये यानी दोबारा आप यूज खत्म नहीं होगा एक तरीके से। इस प्रकार आपको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात कर तो सौर ऊर्जा है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ भारत का भाग्यशाली देश सौर ऊर्जा किस प्रकार है? तो ये आप सोलर कुकर में इसका उपयोग कर सकते हो डायरेक्टली और सौर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पर और कौन से वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? तो समुद्र से अब ऊर्जा आपको पूछ रहे हैं, समुद्र से ऊर्जा कौन सी है? तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से। अब ज्वारीय ऊर्जा का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर चढ़ता और गिरता है। तो चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ये क्या होता है? ज्वार भाटा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप समुद्र के निकट रहते हैं तो कभी समुद्र के निकट किसी स्थान पर जाते हैं तो प्रयास कीजिए कि आप ये प्रेक्षण करें कि समुद्र पर जल का स्तर दिन में किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस परिघटना को ज्वार भाटा, जल का स्तर ऊपर आना नीचे जाना, ये घटना ज्वार भाटा, ये इसका कारण क्या है? चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। तो ये समुद्र से ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जो वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत आती है। समुद्र से ऊर्जा में ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, महासागरीय तापीय ऊर्जा है और ये सभी समुद्र से ऊर्जा पूछ ले कौन सी नहीं है? तो महासागरीय तापीय है, तरंग ऊर्जा भी है और ज्वारीय ऊर्जा ये समुद्र की ही ऊर्जा है। तरंग ऊर्जा समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को विद्युत उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर विद्युत तरंग ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा है, समुद्र अथवा महासागर के पृष्ठ का जल सूर्य के द्वारा तप्त हो जाता है। अब इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र के द्वारा, जो ऊपर जल नीचे ठंडा ऊपर गर्म है, इसका उपयोग करके जो विद्युत संयंत्र है तापीय सागरीय वो महासागरीय तापीय ऊर्जा कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। जिसमें ये फुल फॉर्म आपको पूछ रहे ओटीईसी की फुल फॉर्म क्या? तो आप कहेंगे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट होते हैं, विद्युत संयंत्र होते हैं जो सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र हैं जो महासागरीय तापीय ऊर्जा को किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, वो है ओटीईसी। अब इसके लिए भी कंडीशन रहती है। ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी काम में करेंगे जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई समुद्र में जाएंगे, उस केस में जल के ताप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो। ये फैक्ट नोट कीजिएगा। ओटीईसी कब काम करेंगे? जल का ताप के अंतर में ही महासागरीय तापीय ऊर्जा काम करती है और 2 किलोमीटर रेंज तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर में ये काम करेगा। तभी यहाँ पर महासागरों की ऊर्जा क्षमता ज्वारीय, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा अति विशाल है। नेक्स्ट बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा है भौतिकी परिवर्तन के कारण भूपर पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघलती चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है और कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल यानी भूमि के ताप से जो ऊर्जा है वो तप्त स्थल से जो ऊर्जा ही है भूतापीय ऊर्जा आपकी। यहाँ पर 2 डेफिनेशन देखिएगा। कभी कभी इन जो तप्त स्थल हैं तप्त जल को पृथ्वी की पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। वो तप्त नीचे का जल है, बाहर आने के लिए मार्ग मिलता है। तो इस निकास मार्ग को जो तप्त जल आ जाए वो गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत इसे कहेंगे। ये थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा। गर्म चश्मा क्या है? तो जो तप्त जल है पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, जो किस मार्ग से बाहर निकलता है वो गर्म चश्मा है। इन निकास मार्गों को कहा जाता है गर्म चश्मा और ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती हैं, ये जो दाब जब अधिक हो जाता है इनका। अब नाभिकीय ऊर्जा अपन देख लेते। तो भूतापीय ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, वैकल्पिक स्रोत है। सौर ऊर्जा आपने देखा,
समुद्र से ऊर्जा वाला देखा। नेक्स्ट अपन और नाभिक की ऊर्जा, ये भी गैर परंपरागत है। नाभिक की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिक की विखंडन अभिक्रिया, ऐसे नाभिक की विखंडन के लिए जो भारी परमाणु यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम की अधिक जो नाभिक रहता है इनका, तो नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जा सकता है, ये होती है नाभिक की ऊर्जा। निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है ये सभी जो परमाणु हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का उपयोग होता है नाभिक की ऊर्जा में, ज़रूर याद रखना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? जो नाभिक की ऊर्जा है। जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो किससे आती है? नाभिक की संलयन प्रक्रिया से आती है, और इसमें हीलियम है एक तरीके से नाभिक की संलयन में, अर्थात दो हल्के नाभिक को जोड़कर भारी नाभिक बनाना, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन से हीलियम उत्पन्न होती है नाभिक की संलयन से, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब अपन ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। उनका जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ऊर्जा की स्रोत की वो कौन सी है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इनका आंसर आपको देना है। एग्जाम्पलर से सवाल आते हैं, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय में आपका आ जाएगा जो परंपरागत है, जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन है वो दोबारा आप ये खत्म हो जाते हैं, कोयला हो गया, ये सभी पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन में आ जाएंगे। लकड़ी, सूर्य, पवन है, ये अनवीकरणीय नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अम्लीय वर्षा होने का कारण मैंने बताया, जो जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, उन्हीं से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन, तो तापीय विद्युत संयंत्र है उसमें क्या होगा, जो भाप है वो जीवाश्मी ईंधनों के दहन से जलाने से जो भाप निकलती है वो ही तापीय विद्युत संयंत्र है, तो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग होगा। जल विद्युत संयंत्र में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है जल विद्युत संयंत्र में, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर, ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत पूछे तो आप कहेंगे सूर्य है। ऊर्जा के निम्नलिखित रूपों में से किसकी साज सज्जा और उपयोग की प्रक्रिया में सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण होता है? सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण सौर ऊर्जा से यहाँ से हो जाएगा। नाभिक की ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सबसे कम पूछे तो आप कहेंगे सौर ऊर्जा। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? महासागरीय तापीय ऊर्जा मैंने बताया जो अंतर रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 किलोमीटर रेंज में, यदि अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उस केस में ओटीसी आपने देखा महासागर में विभिन्न स्तरों में ताप पर अंतर पर महासागरीय तापीय ऊर्जा काफी इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से बन सकता है। नाभिक की ऊर्जा का उपयोग करने में प्रमुख समस्या क्या है? नाभिक की ऊर्जा उपयोग के पश्चात ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें, यह डिफिकल्ट हो जाता है, काफी नुकसानदायक रहता है वो। सौर कुकर का कौन सा, जैसे कि बमबारी नाभिक की ऊर्जा में परमाणु बम फेंक दें तो वापस वो वहां पर उत्पन्न होने वाली जो भी आने वाली पीढ़ी है कोई न कोई आनुवांशिक प्रॉब्लम रहती ही रहती है। सौर कुकर का कौन सा भाग पौध घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कांच की शीट हो जाएगी। अगला सवाल, बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन है 75%। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा है पवन के वेग पर डिपेंड करती है, तभी टरबाइन जितनी तेजी से घूमेगा वो कन्वर्ट ज़्यादा ऊर्जा करेगा। नेक्स्ट सवाल, सही प्रकथन चुनिए, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? सूर्य को ऊर्जा का अक्षय स्रोत के रूप में लिया जा सकता है, बिल्कुल बिना कभी भी खत्म नहीं होगा, अक्षय स्रोत है। पृथ्वी के भीतर जीवाश्म ईंधन तो खत्म होने ही वाले हैं। जल तथा पवन शक्ति संयंत्र प्रदूषण न फैलाने वाले ऊर्जा स्रोत है, और नाभिक के शक्ति संयंत्रों के अपशिष्ट का निपटारा आसानी से किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये प्रदूषण फैलाते ही हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, बिल्कुल विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है अधिक ऊंचाई पर, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन चयन कीजिए। पवन शक्ति अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। पवन चक्की में स्थितिज ऊर्जा का कोई मतलब ही नहीं है, गतिज ऊर्जा ही कन्वर्ट कर पाती हैं। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा अपने आप में। खुले स्थान पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, बिल्कुल जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहीं पर हवा ज़्यादा होगी, तो खुले स्थान पर न्यूनतम। पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने वाली पवनें पवन चक्की में घूर्णन उत्पन्न करती हैं, और यही घूर्णन का उपयोग होगा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट में। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णन की ऊर्जा का उपयोग संभावित विधि विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमाता, बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत जनरेटर ही आपका यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। असत्य प्रकथन चयन कीजिए, तो असत्य है। जैव गैस का प्रमुख अवयव एथेन नहीं मेथेन है। यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करती है, बिल्कुल धुआं तो होता ही नहीं जैव गैस में, तथा अत्यधिक राख भी नहीं बचती है जैव गैस का, मैंने बताया भी आपको। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय बिल्कुल नवीकरणीय है जैव मात्रा, अनवीकरणीय गैर नवीकरणीय नहीं है। हमें अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
ताकि पर्यावरण शुद्ध हो, करेक्ट है। जब फसल वनस्पति के अपशिष्ट आदि का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है तो जैव गैस उत्पन्न होती है, ये भी करेक्ट है। तो ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, बी सी वाला रॉन्ग है, तो आपको असत्य चयन करना था। तो इस प्रकार आपने इन तीनों चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखा और बेसिक कंसेप्ट जाना। आने वाले सेट में 3 सवाल यहाँ से 1 घंटे में आपकी कंप्लीट होते हुए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। लाइक करते हुए वीडियो को एंड करना, जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर देना इस एफर्ट के लिए। बाय बाय।